औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and also ready for your lecture. SLOs are, after attending this lecture, students will be able to define ratio, proportion, compound proportion, differentiate between direct and inverse variation, apply compound proportion in real life problems. Today we start chapter number 4, that is financial arithmetic. Okay students, before starting chapter number 4, that is financial arithmetic, हम जो है वो सबसे पहले जो आप क्लास 6 में रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। रेशियो क्या थी? रेशियो जैसे कि आपको पता है क्या थी, न्यूमेरिकल कंपैरिजन था बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक, रेशियो आपके पास न्यूमेरिकल कंपैरिजन यानी नंबर्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उन क्वांटिटीज का कंपैरिजन था। फॉर एग्जांपल amount of milk, that is 5 liter or 6 liter, amount of juice, that is 8 liter। तो ये आपके पास ये जो 8, 5, 6 आ रहा है, these are the numbers। और अगर आप इनको कंपैरिजन करना चाहें तो this is the numerical comparison between the two quantities of same kind। ठीक है, अब ये सेम काइंड क्या है? सेम काइंड ये है, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि सपोज करें आपके पास एक क्वांटिटी ऐसी है जिसको आप किलोग्राम में मेजर करें और दूसरी क्वांटिटी ऐसी है जिसको आप लीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। एप्पल, सॉलिड एप्पल हो गए तो उसको आप किलोग्राम में मेजर करेंगे कि 5 kg एप्पल्स हैं। जूस हो गया एप्पल का तो आप उसको लीटर में जो है वो मेजर करेंगे। तो आप जो है वो जब दो क्वांटिटीज़ ऐसी हो जाए जिनकी यूनिट सेम ना हो तो आप उनका कंपैरिजन रेशो में नहीं कर सकते। रेशो में ऑलवेज वो क्वांटिटीज़ कंपेयर होंगी जिनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होंगी। ओके जी, फॉर एग्जांपल सेम काइंड का मतलब ये है कि सपोज करें हम एक क्लास है, उसमें हम कहते हैं कि क्लास में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। अगर क्लास में बॉयज़ 13 मौजूद हैं और गर्ल्स 14 हैं तो बॉयज़ की रेशो गर्ल्स के साथ क्या है, उसको अगर हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज़ 13:14 एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशो। ये जो 2 डॉट्स हैं ये रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जिन दो क्वांटिटीज़, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं रेशो में, उनमें से कोई भी एक क्वांटिटी भी ज़ीरो, ना दोनों ज़ीरो भी नहीं हो सकती किसी सूरत में, और एक क्वांटिटी जो है वो भी ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो हम इसका रेशो में कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो तब भी हम इसका कंपैरिजन रेशो में नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब आप दो रेशो का कंपैरिजन करते हैं, दो रेशोज को इक्वल कर देते हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशोज, दैट इज ए रेशो बी। एक रेशो आपके पास क्या है, ए रेशो बी है, और दूसरी रेशो आपके पास सी रेशो डी है। तो देन अगर आप लिखते हैं ए रेशो बी, ये आपके पास एक रेशो आ गई और दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शन का साइन है। एंड देन दिस इज सी रेशो डी। ये आपके पास फर्स्ट रेशो, ये आपके पास एक रेशो ये है और एक रेशो आपके पास ये है, और दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन। ये किसका साइन है? दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का साइन है। और ये आपके पास दोनों क्या है, ये भी रेशो है आपके पास और ये भी रेशो है आपके पास। तो बेसिकली प्रोपोर्शन क्या है, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज। Okay जी, kind of proportion, and the first is direct proportion. Direct proportion is direct relationship between two ratios such that increase or decrease in one quantity cause a proportional increase decrease in other quantity। यानी एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, और एक क्वांटिटी को अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, सपोज करें कि आपके पास आपने 2 kg मैंगो खरीदे, उस पर आपकी कॉस्ट 200 आ रही है। अब अगर आप अमाउंट ऑफ मैंगो इंक्रीज कर देते हैं, जो आपने खरीदनी है 3 kg कर देते हैं, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
यानी मैंगो की क्वांटिटी इंक्रीज करने से आपकी जो है वो प्राइस भी इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो वो जो प्रोपोर्शन होगा उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। उसके बाद है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? ये रिवर्स रिलेशनशिप होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी का डिक्रीज दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज कर जाए, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी। सपोज करेंगे आप लेबर हैं आपके पास और आप लेबर जो है वो 2 लेबर्स, एक स्पेशल टास्क आपने उन लेबर्स को दिया और अगर आपने उनको 2 डेज दिए, ठीक है, वो यानी कंप्लीट करने के लिए वो 2 डेज रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन चाहिए। तो आप अब क्या करेंगे कि अगर आप नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा कि वो उतने ही दिनों में काम ख़त्म करेंगे, उससे ज़्यादा दिनों में या उससे कम दिनों में? ऑफ कोर्स जब आप लेबर काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो वो कम दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो वेरिएशन प्रोपोर्शन है, यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी डिक्रीज हो रही है ऑटोमेटिकली, तो इसको आप इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। थर्ड इज द कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड इट इज द रिलेशन ऑफ मोर देन वन प्रोपोर्शन। जब आप एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन लिखेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 वेरिएबल्स को एट अ टाइम आप लिख लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। मोर देन वन प्रोपोर्शन का जब आप रिलेशनशिप की फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज़ द कंपाउंड प्रोपोर्शन। और एक्सरसाइज 4.1 में हम कंपाउंड प्रोपोर्शन के साथ ही डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 एंड द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोर्शन अभी आपने पढ़ा है उसको रियल लाइफ अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम उस पर उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम आम जिंदगी में जो हमें मसाइल है उनको हल करने के लिए हम ये कंपाउंड प्रोपोर्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने यहाँ पे, दैट इज़ 30 मैन रिपेयर्स अ रोड इन 56 डेज। यानी 30 लोग जो हैं अगर काम कर रहे हैं, रोड को रिपेयर कर रहे हैं, तो वो 56 डेज़ में रिपेयर करते हैं अगर वो 6 घंटे काम करते हैं रोज़ाना। अब वो कहते हैं कि इन हाउ मैनी डेज़, आपने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करना है कि अगर हम मैन जो है 45 कर देते हैं, उसी रोड को अगर 45 रोड जो है नंबर ऑफ़ मैन बढ़ा के 45 कर देते हैं, तो उसी रोड को और वर्किंग आवर्स बढ़ा के हम जो है वो 7 आवर कर देते हैं, तो फिर कितने दिन लगेंगे उसी रोड को रिपेयर करने में? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को 2 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आए। अब हमने जो वेरिएबल्स हैं सबसे पहले वो डिसाइड करना है। वेरिएबल्स यानी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। फर्स्ट इज़ मैन, नंबर ऑफ़ मैन्स हैं यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। दूसरा आपके पास वेरिएबल है डेज़, यानी कितने दिन काम किया जा रहा है। और तीसरा वेरिएबल है आपके पास वर्किंग आवर, यानी ये रोज़ाना कितने घंटे काम किया जा रहा है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या क्या आ गए, एक आ गया मैन, दूसरा आपके पास आ गया डेज़ और तीसरा आपके पास आ गया आवर्स। ठीक, अब आपने क्या करना है, इन वेरिएबल्स का जो अननोन आपके पास, जिसमें आपके पास क्वांटिटी जो फाइंड करनी है, जो वेरिएबल जिसकी क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है वो है डेज़। तो आपने डेज़ के साथ रिलेशनशिप फाइंड करना है बाकी दोनों वेरिएबल्स का। 3 वेरिएबल हैं, मैन, डेज़ और वर्किंग आवर्स। ठीक है, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और आपने क्या करना है, जो जिसमें अननोन वैल्यू है जिस वेरिएबल की, दैट इज़ द डेज, उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है बाकी 2 वेरिएबल्स के साथ। एक है मैन और एक है वर्किंग आवर्स। तो अब देखते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर देते हैं, अगर आप आदमी जो है वो काम करने वाले बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे? एक जनरल बात है कि अगर आप ओके जी, एज नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे, जब आप आदमी बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास आपको कम दिन चाहिए होंगे, काम उतना ही रहेगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए कम दिन लगेंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब एक वेरिएबल को इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल आपका डिक्रीज हो रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं,
इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब आप डेज का दूसरे वेरिएबल के साथ जो कि वर्किंग आवर है उसके साथ रिलेशनशिप देख लेते हैं। एज वर्किंग आवर इंक्रीज, जब वर्किंग और बढ़ा दें, आप दिन में काम करने का दौरानिया बढ़ा दें, तभी आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। एज वर्किंग और इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। एक वेरिएबल इंक्रीज़ हुआ, दूसरा डिक्रीज़, तो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी डेज़ का दोनों बाकी वेरिएबल्स के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब आपने क्या करना है, लेट, यहाँ ये ध्यान रखना है जो अननोन, जिस वेरिएबल में अननोन क्वांटिटी होगी उसका कंपैरिजन करना है आपने बाकी वेरिएबल्स के साथ। अब लेट हम कर लेते हैं, जो आपके पास अननोन है नंबर ऑफ डेज, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज भी एक्स। अब वेरिएबल आप लिखेंगे मैन, डेज, वर्किंग आवर। क्या था, 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डे बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, ठीक है। ये आपने लिख लिया, डाटा कंप्लीट किया। उसके बाद क्या है, इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज के लिए आपने एक्स लिखा। 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स ऑन डेली। आपके पास जो डाटा था उस सारे डाटा को लेके आपने इसको फिल किया, ठीक है। ये सारा आपके क्वेश्चन से डाटा फिल हुआ है। अब आपने ये जो एरो लगाने हैं ये किस तरह से लगाने हैं कि नंबर ऑफ डेज का आप कोशिश करें कि एक्स से हमेशा टेल स्टार्ट करें जिसमें अननोन आ रहा है, और हेड आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। जिस वेरिएबल में अननोन इन्वॉल्व हो रहा है पहले उसका एरो लगाएं, और कैसे लगाना है कि टेल जो है वो एक्स जहाँ पे अननोन इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ लगाएं, और हेड को ऊपर ले जाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वेरिएबल्स, अगर तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो जैसा एरो अननोन वेरिएबल के साथ लगा है वैसा ही एरो दूसरे वेरिएबल के साथ भी लगेगा, और अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो ऑपोजिट एरो लगेगा, यानी जिधर इसकी टेल होगी उधर उसका हेड होगा। दोनों आपके पास जो ये वेरिएबल्स हैं इनका इनवर्स रिलेशनशिप था, तो देखें एरो की डायरेक्शन इसकी भी इसके मुकाबले में चेंज है और इसकी भी इसके मुकाबले में चेंज है। सो आपके पास क्या हुआ, आपने जो है वो ये एरो लगा लिए। अब आपने क्या करना है, अब इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले अननोन वेरिएबल के वाले अननोन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्वांटिटी उसको लेंगे, दैट इज x डिवाइडेड बाय 56, ये हो गया, इक्वल टू आएगा, एरो लगाना कंपल्सरी है, आपके लिए काम आसान होगा। अच्छा, ये लाजमी नहीं होता कि हेड डिवाइडेड बाय टेल करना या टेल डिवाइडेड बाय हेड करना, आपकी मर्जी है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के लिए x को न्यूमिनेटर में रख रहे हैं। अगर इसका टेल डिवाइडेड बाय हेड कर रहे हैं तो इनका भी टेल डिवाइडेड बाय हेड करना है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। और अगर इसका हेड डिवाइडेड बाय टेल कर रहे हैं तो इनका भी हेड डिवाइडेड बाय टेल करना है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। सो हेड टेल डिवाइडेड बाय हेड x डिवाइडेड बाय 56 इक्वल टू, उसके बाद टेल डिवाइडेड बाय हेड 30, एक वेरिएबल लिख लिया, आप दूसरा वेरिएबल कंप्लीट करें, टेल डिवाइडेड बाय हेड, देन मल्टीप्लाई बाय टेल डिवाइडेड बाय हेड। होप्स हो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। टेल डिवाइडेड बाय हेड किया है हमने। अब हमने x फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास अननोन 56 इन्वॉल्व हो रहा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद जैसे 7 1 7 7 8 56 मैंने यहाँ पे की है, देन 15 2 30, 15 3 45, ये कटिंग किया, देन 3 1 3 3 2 6। अब आपके पास क्या रह गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो x आपके पास क्या आ गया, 32 आ गया। इट्स मीन कि अगर 45 आदमी काम करते हैं 7 घंटे रोज़ाना, तो वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे, वो 32 दिनों में, यानी 32 डेज़ में जो रोड वो रिपेयर कर रहे थे वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दैट इज़ इफ़ 15 लेबर्स अर्न ₹67,500 इन 9 डेज़, यानी 15 लेबर काम कर रहे हैं और वो 67,500 कमा रहे हैं 9 डेज़ के अंदर, अर्न हासिल यानी इनकम है उनकी 9 दिनों की। तो हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स, अगर लेबर्स आपके पास 10 हो जाएं तो वो कितने मनी अर्न करेंगे इन 12 डेज़, 12 दिन अगर वो काम करते हैं तो उनको उनकी अर्निंग मिला के कितनी होगी। सो वी हैव 3 वेरिएबल्स हेयर, दैट इज़ द नंबर ऑफ लेबर्स, अर्निंग एंड डेज, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, लेबर्स, अर्निंग एंड डेज। सो अब आपने फाइंड क्या करना है, अर्निंग फाइंड करनी है।
तो जो नंबर अर्न कर रहा है, लेबर्स जो अर्न कर रहे हैं मिला के, उसका आपने रिलेशनशिप देखना है नंबर ऑफ़ लेबर्स के साथ भी और डेज़ के साथ भी, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबर्स 15 से 10 हुए, तो अब हम क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ लेबर्स डिक्रीज़ होंगे, ठीक है, एज नंबर ऑफ़ लेबर डिक्रीजेस। अब आप बताएं, अगर आपके पास काम करने वाले कम हो जाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स कम सैलरी देनी पड़ेगी उनको, तो अर्निंग आल्सो डिक्रीजेस। अर्निंग क्या होगी, उनकी कमाई भी कम हो जाएगी। एक वेरिएबल को अगर हमने कम किया तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो गया, यानी एक वेरिएबल को अगर हमने डिक्रीज़ किया तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज़ हो गया। सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। एज द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीजेस अर्निंग ऑल्सो डिक्रीजेस, सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम अर्निंग का रिलेशनशिप देते हैं नंबर ऑफ डेज़ के साथ। एज नंबर ऑफ डेज़, अगर हम दिन बढ़ा दें तो आपको क्या होगा, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग हासिल होगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ होंगे तो अर्निंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अर्निंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ करने से अर्निंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक वेरिएबल के को अगर हमने इंक्रीज़ किया तो दूसरा वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स का भी अर्निंग के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, और आपके पास नंबर ऑफ डेज़ का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया अर्निंग के साथ। अब हमने अर्निंग फाइंड करनी है, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट द अर्निंग बी रुपीज़ एक्स। लेबर हो गया हमारे पास वेरिएबल, अर्निंग हो गया, डेज हो गया। क्या क्वेश्चन था, 15 लेबर्स अर्न रुपीज़ 67,500 इन 9 डेज। ये डाटा कंप्लीट किया। हाउ मैनी अर्निंग विल बी 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज। ये भी हमने डाटा कंप्लीट कर लिया। अब आपने लगाना है एरो एक्स के साथ से, टेल लगानी है एक्स के साथ, और हेड ले जाना है ऊपर, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी काम होगा। अब अगर इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेबर के साथ तो एरो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और डेज के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो एरो इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपके पास वेरिएबल में इन्वर्स रिलेशनशिप हो, इसका अगर इसके साथ इन्वर्स होता तो एरो की डायरेक्शन ये होती, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्म में जिन वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा उनमें एरो की डायरेक्शन सेम होगी। अब हमने फाइंड करना है एक्स को। कैसे फाइंड करेंगे, लिखने का तरीका देख लें। टेल डिवाइडेड बाय हेड, एक ही वेरिएबल का टेल डिवाइडेड बाय हेड इक्वल टू टेल डिवाइडेड बाय हेड मल्टीप्लाई बाय टेल डिवाइडेड बाय हेड। अननोन को हम एक साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, और जो नोन होते हैं उनको एक साइड पे लेके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमने x को फाइंड करना है, 67,500 को हम इस साइड पे ले आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई आप अपनी मर्जी से कटिंग कर सकते हैं। मैंने कैसे कटिंग की है, 9 1 ज़ा 9 और 9 इसकी से कटिंग की तो 7500 आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने 15 की 15 1 ज़ा और 15 500, ठीक है, ये 500 आ गया। अब आप इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, नीचे 1 आ गया है, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ गया, और 12 एज इट इज़। जब 12 को 5000 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आ गया। इसका क्या मतलब है कि कितनी अर्निंग हो रही है 10 लेबर्स की 12 डेज़ में, दैट अर्निंग विल बी रुपीज़ 60,000। अर्निंग कितनी हो रही है, 60,000 जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि आपके नोट्स में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। छुट्टी की दुआ पढ़ लेते हैं आप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। ओके जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।